सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, तो हम लोग आज यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए बेटा? हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं 12th का न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है, जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन एक्चुअल में ये 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। ओके, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे नीट और जेई के एग्जाम के लिए। तो आई होप कि सब लोग रेडी हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इसके अंदर एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर बनाया क्यों गया, इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या जिसके हम बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनो, इस चैप्टर के अंदर केवल हमको दो ही चीजें देखनी है, बट वो दोनों चीजें क्यों होती है, कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं, उस पर स्टडी करना है। तो सर वो दो चीजें भी बता दीजिए। सर वो दो चीजों में से पहला है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो केवल इतना ही देखना है इस चैप्टर में। तो सर साइंस की, या बोल सकते हो केमिस्ट्री की, वो ब्रांच जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप जो है केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे, किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस इतना ही होना है। लेकिन ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसको पढ़ने के लिए क्या क्या टूल्स हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो द ब्रांच ऑफ साइंस in which, the branch of chemistry in which we study the conversion of chemical energy to electrical energy, या फिर electrical energy to chemical energy is known as electrochemistry. Done? ठीक है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गया, क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। ओके, अब बात यह है बेटा जी कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमको देखनी है। डन? तो सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन, सर कंडक्टर जानते हो क्या, कंडक्टर? अरे बस का कंडक्टर नहीं भाई, जो पैसे काट रहा है तुम्हारे हैं? सर हमको जाना है कहां से कहां तक, मान लो दिल्ली से जाना है, कहां, आगरा, किसके थ्रू, बोलो, बस के थ्रू। कंडक्टर को पकड़ रहे हो, वो वाला कंडक्टर नहीं, वो कंडक्टर तो तुमको भेजता है, इंसानों को भेजता है भैया जी। हम कौन से कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सर हम उस कंडक्टर की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो बात करते हैं कंडक्टर की। अगर हम बात करें कंडक्टर, तो हम सब जानते हैं सर, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है क्या, हाँ आती है। कैसे आती है सर, चलते हुए? नहीं सर। उड़ते हुए? नहीं सर। अरे रॉकेट से लॉन्च होके आती है क्या? अरे नहीं सर। तो कैसे आती है सर, इलेक्ट्रिकल वायर्स की हेल्प से आती है। ये इलेक्ट्रिकल वायर क्या होते हैं सर? अरे भैया सबके घर पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, सर ऊपर करो, देखो वायरिंग लगी होगी, उन वायरिंग के अंदर जरा ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेंगे सर, मेटल वायर्स। और मेटल वायर्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। और कोई तुमसे ये पूछ ले कि ये इलेक्ट्रिकल वायर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं, इनके अंदर होता क्या है भैया, तो सर ये जो मेटेलिक वायर होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, किनमें, मेटेलिक वायर्स। तो सर कंडक्टर का तो एक हमको मिल गया, क्या, मेटेलिक कंडक्टर। ओके सर, कोई बात नहीं, मेटेलिक कंडक्टर। सर कोई दूसरा कंडक्टर भी होता है क्या दुनिया में? हाँ सर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें दूसरा कंडक्टर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या है बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। डन?
ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है सर, थोड़ा थोड़ा तो बताइए ना कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, सुनिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, कैसे ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इनमें हम डिफरेंस देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मान लो तुमने कोई आयनिक कंपाउंड लिया, उस आयनिक कंपाउंड को या तो लिक्विड स्टेट में ले लिया या फिर उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, वाटर के साथ सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या होगा, क्या होगा, मान लो तुमने मिलाया इसमें NaCl, किसके अंदर, वाटर के अंदर, सर बन गया ये सॉल्यूशन। और अगर इस सॉल्यूशन की बात करूं भैया जी, तो ध्यान से सुनो सर, इस सॉल्यूशन के अंदर तो Na+ आयन और Cl- आयन एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही होगी। क्यों, आयनाइज हो गए, मस्त घूम रहे, एंजॉय कर रहे हैं, सही है सर। ओके, हमने लगा दिया इस पे इलेक्ट्रोड, हमने क्या लगा दिया बोलो, इलेक्ट्रोड एक ये, और इधर क्या लगाया, दूसरा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहां पे लगा दिया एक स्विच, और यहां पे मान लो हम लगाते हैं एक तो बल्ब। क्या लगाते हैं बोलो, एक बल्ब। जैसे ही स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा, क्या ये बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा, क्या, कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये बल्ब जलना स्टार्ट करेगा। सर स्विच ऑन करने के बाद बल्ब तभी जलेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव एंड से, करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव एंड से चलेगी और वापस से जब नेगेटिव एंड तक पहुंचेगी। करंट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं भैया, ये क्लियर है, फिजिक्स में पढ़ाया गया है, ध्यान से देखो। जब करंट फ्लो होगी और पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी, सर्किट को कंप्लीट करेगी सर, तो बल्ब जलेगा। अब सुनो सर, यहां से करंट चली, इधर आई, इधर आई, इधर आई, ये तो इलेक्ट्रोड है सर, बैटरी के पॉजिटिव एंड से है तो हमने बोल दिया एनोड, बैटरी के नेगेटिव एंड से है तो हमने बोल दिया क्या, कैथोड। लेकिन सर मुद्दा फिर अटक गया, क्या एनोड हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से अटैच्ड, जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसी को बोलेंगे हमेशा, चाहे कोई सा भी सेल हो, कैसा भी सेल हो, कोई भी कंडीशन हो। अरे नहीं भैया, एनोड और कैथोड की खुद की डेफिनेशन है, खुद का विचारों का आइडेंटिटी है, खुद का आधार कार्ड बना है भैया। इनका आधार कार्ड क्या बोलता है कि आप एनोड उसी को बोलोगे जिसके अंदर या जिस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही हो। सर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है, डोंट वरी, धीरे धीरे सब आएगा। और सर कैथोड किसको बोलते हैं, सर वो इलेक्ट्रोड जिसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस हो रही हो। ठीक है, तो क्लियर है सर। आज के बाद से हम ये ध्यान रखेंगे कि जिस इलेक्ट्रोड पे भी ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे। सर यहां पे कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए डोंट वरी, इस चैप्टर में आगे आ जाएगा, जिस दिन आएगा उस दिन मैं याद कराऊंगा, देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था। ओके ओके, इधर आओ। अब सर करंट तो आई इलेक्ट्रोड के पास, अब इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाना है, फिर इस इलेक्ट्रोड से यहां से बैटरी के नेगेटिव तक पहुंचेगी सर, लेकिन बीच में तो आ गया समुद्र। सर समुद्र पार करना है तबे विजय फतह होगी भाई। समुद्र पार करना पुरानी कहानी है, लोग जाकर के समुद्र में रह जाते हैं। ध्यान सुनो सर, इतना बड़ा समुद्र कैसे कूदे, तो फिर हनुमान जी बन जाए क्या, बोलो। यहां से इलेक्ट्रॉन यूं जंप करे और यहां चला जाए, ना भैया ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के पास हेलीकॉप्टर या रॉकेट नहीं है कि लॉन्च होकर उड़ के चले जाएंगे। तो क्या है फिर, सर कुछ नहीं है। तो फिर करंट कैसे फ्लो हो रही है सर, बल्ब जल क्यों रहा है। अरे भैया जैसे ही आप इस समुद्र में पहुंचे हो, समुद्र इन द सेंस आप सॉल्यूशन के पास पहुंचते हो, जैसे ही करंट आता है यहां पे आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि सर मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन करवा रहा था, सॉरी मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कौन करवा रहा था, इलेक्ट्रॉन करवा रहे थे। लेकिन सर सॉल्यूशन के अंदर कौन करवा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर, सर ये जो फ्री आयंस हैं, यही फ्री आयंस मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं।
जब कैसे होते हैं जरा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रो एनोड जो है बैटरी के पॉजिटिव एंड से अटैच है, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड नेगेटिव एंड से अटैच है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है सॉल्यूशन के अंदर वो अट्रैक्ट होंगे और मूव करेंगे कहां, एनोड सॉरी कैथोड के पास। किसके पास, कैथोड के पास। क्यों सर, क्योंकि कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका सोडियम पॉजिटिव आयन, जितने भी सोडियम पॉजिटिव आयन होंगे वो अट्रैक्ट होकर कहां पहुंचेंगे, कैथोड के पास। और जितने भी नेगेटिव आयन्स हैं भैया जी वो अट्रैक्ट होकर कहां पहुंचेंगे, बोलो, एनोड पे। और ये Cl माइनस एनोड पे जाकर के ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए तो इसको एनोड बोल रहे हो। और ये सोडियम प्लस आयन कैथोड के पास जाके रिड्यूस होता है, इसीलिए तो इसको आप कैथोड नाम दिए हो। डन। मतलब कि कैथोड सर वो है जहां रिडक्शन प्रोसेस होती है, एनोड वो है सर जहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। कैसे होता है सर, रिएक्शन कैसी होती है, ये सब धीरे धीरे आगे चैप्टर में आ जाएगा। लेकिन यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर सॉल्यूशन भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं या पास होने देते हैं। बट सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड का या किसी इलेक्ट्रोलाइट का। डन। ओके सर, तो यहां से ये भी क्लियर हो गया कि सर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे तो वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास करवाते हैं वो है सर फ्री आयंस। डन। आई होप ये क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है तो चलो आगे देखते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला शुरू करो, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने का रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने का क्या रीजन है, सर फ्री आयंस। तो ड्यू टू फ्री आयंस ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सर दूसरा पॉइंट, क्या जब मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या मैटर का ट्रांसफर होता है, क्या सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कुछ मैटर का अमाउंट, कुछ मास अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल हम मान के चल रहे हैं, तो उसके अलावा क्या कोई मास ट्रांसफर होता है। मान लो ये एक वायर है, जस्ट इमेजिन करो, या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ मान लो सेम है, इधर से लेकर के इधर तक बिल्कुल सेम है। मान लो इधर से इलेक्ट्रिसिटी चली और इधर गई, आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो गई, साथ में इसका कुछ मास भी लेके चली गई। इसका मतलब ये हुआ सर कि इधर का मास थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा और जिधर की ओर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उधर मास कलेक्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि जब मेटलिक वायर पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जिधर से चलेगी उधर का वायर धीरे 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 पतला होते होते, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते होते एक दिन गायब हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, अरे नहीं होता सर। ऐसा अगर होता तो तुमको बार बार अपने घर का वायरिंग चेंज करना पड़ता और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती भाई चेंज करते करते। तो सर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मेटेलिक वायर का कोई भी मटेरियल कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। डन। मतलब कि सर यहां नो मैटर ट्रांसफर, यस और नो। सर मेटेलिक कंडक्टर के अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर मैटर ट्रांसफर होता है। सर साफ साफ देखे थे, सोडियम प्लस आयन भग के चला गया था कहां, एनोड के कैथोड के पास, और Cl माइनस आयन भग के कहां गए, कैथोड के पास, और वहां जाके ये लोग ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब कि मैटर ट्रांसफर तो हो रहा है सर। थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन से आयन कम होते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे आयन खत्म तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना खत्म, मतलब बल्ब बुझ जाएगा, मतलब सर दिया बुझ जाएगा। यस और नो, तो बोलो सर यहां मैटर ट्रांसफर होता है क्या, हाँ तो लिखो मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस। डन, वेरी गुड। सर तीसरा पॉइंट बताओ क्या होता है। चलो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं।
क्या कोई केमिकल चेंज आता है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? क्या ऐसा होता है कि कॉपर का वायर लगा के रखे हैं सर और करंट पास करा दिए सर, वो सिल्वर का बन गया, सिल्वर छोड़ो गोल्ड का बन गया सर? ऐसा खतरनाक केमिकल चेंज आया कि कॉपर के वायर जो है सोने में कन्वर्ट हो गए भाई, सोने के वायर में। ऐसा तो अपनी तो भाई जिंदगी एकदम चांदी चांदी जाती। ऐसा नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं आता है जब मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसका मतलब सर नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज। क्या सर इधर केमिकल चेंज होता है? अरे साफ साफ देखे थे भैया जी, रिएक्शन हो गई थी। Cl माइनस आयन जब एनोड पे जाएंगे तो वहां पे क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे और Cl2 गैस बना के फुर सीधे टेक ऑफ, समझ में आया? उड़ जाते हैं, बुलबुला बना के भग जाते हैं। और सोडियम प्लस आयन जैसे ही कैथोड पे गए वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करते हैं? खुद को रिड्यूस करते हैं और कैथोड से चिपक जाते हैं। मतलब समझ लो, वेरी गुड। फिर बोलते हैं हम नहीं हटेंगे यहां से, हम वापस नहीं जा रहे भाई, हम चिपक गए। तो क्या हुआ सर? केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ सर, रिडक्शन हुआ। साफ साफ देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है सर, मतलब केमिकल रिएक्शन तो होती है सर। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन लिख लो अकर, डन, ओके, वेरी गुड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट सर, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखो, ठीक है। अब सर कोई चीज होती है तो कुछ लोग रुकावटें भी होती हैं जिंदगी में। तुम अगर ऊपर की ओर जा रहे हो, ऊपर की ओर मतलब ऊपर नहीं जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, तो उनको पीछे खींचा जाएगा, ये नियम है। और इसी को जो बियर कर ले, जो इसके पॉलिटिक्स को क्रॉस कर ले, खत्म कर दे, वही तो इंसान है, वही तो विजेता होता है। फिर तो समझो, जब मेटेलिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी सर तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना आसान नहीं है, टफ है। वहां भी बहुत सारी रुकावटें हैं और वो रुकावटें कौन तैयार करता है? तो वो रुकावटें तैयार करते हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर मिलने वाले कर्नल्स। सर ये कर्नल्स क्या होते हैं? क्या ये मिलिट्री वाला कर्नल है? अरे नहीं भैया, वो कर्नल की तो बात ही कुछ और है, वो छोड़ो तुम। सर वो कर्नल नहीं है ये। तो ये कौन सा कर्नल है? सर ये वो कर्नल है जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, जिनकी जिंदगी से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो अब वहां पे क्या है? बोलो, पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोला जाता है कर्नल्स। तो मेटल के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है या हिस्सा होता है या बोल सकते हो सेक्शन होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, उनको बोला जाता है कर्नल। और जब इन कर्नल्स को हीट मिलती है या रूम टेम्परेचर से ही हीट गेन कर लेते हैं तो क्या करने लगेंगे भाई? किसी को भी अगर टेम्परेचर दोगे तो गुस्से में क्या होगा? वाइब्रेट होना शुरू कर देगा। सिमिलरली वो कर्नल्स भी हीट गेन करके एकदम बूम 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 क्या होते हैं? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और मान लो एक कर्नल है यहाँ पे, ऐसे जूम 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 वाइब्रेट कर रहा है, डन। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये यहां पे बैठे बैठे वाइब्रेट कर रहा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के पाथ पे क्या कर रहा है? एक तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। दूसरा चीज, सामने आ रहा है, रास्ते पे आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्मूथली फ्लो होने को रोक रहा है। इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। बेटा यही होता है मेन रीजन रेजिस्टेंस का। पढ़ते हो ना फिजिक्स के अंदर कि इस वायर का इतना रेजिस्टेंस, इस वायर का इतना रेजिस्टेंस, उसमें मेन रीजन यही होता है। जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो उनको अट्रैक्ट तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ उसके पाथ पे वाइब्रेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं? डिस्टर्बेंस ला रहे हैं। इसका मतलब सर मेटेलिक वायर में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वो पैदा होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। वेरी गुड। तो लिखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अकर ड्यू टू
वाइब्रेशन ऑफ या वाइब्रेशन इन कर्नल्स डन। सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्यों रेजिस्टेंस पैदा होता है? तो जरा दिमाग लगाओ। तुमने क्या किया था? NaCl लिया था, एग्जांपल लेके चल रहा है। NaCl को जैसे ही पानी में घोल दिया आपने, Na+Cl- अलग हो गए मतलब आयनाइज हो गए। इनका क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। ठीक है सर, अलग तो हो गए, लेकिन क्या अभी भी प्यार खत्म हो गया है दोनों के बीच? अरे ना भैया। क्या थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या सीधे सब खत्म हो जाता है? अरे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। तो वही हाल है, भले दूरियां थोड़ी बढ़ गई हैं आयंस के बीच, लेकिन अभी अपेक्षण खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये अभी भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स तो लगाते हैं। ना Na+ चाहता कि Cl- आयन उससे दूर जाए, और ना Cl- आयन चाहता कि Na+ उससे दूर जाए, लेकिन आपको तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। और हम निकले सेल्फिश आदमी, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। हमारी बत्ती बुझी हुई है, दिया बुझा हुआ है, जलाना है, हाँ या ना? तो क्या करोगे? सर हमको फर्क नहीं पड़ता। उधर से क्या करोगे? जैसे ही आप सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड लगा करके स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? Cl- आयन अट्रैक्ट होंगे किधर की ओर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मींस एनोड की तरफ, और वहां चले जाएंगे Na+ आयन को छोड़ करके। दुख हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। किसकी हेल्प से? आयंस की हेल्प से। सिमिलरली Na+ आयन मूव करके जहां चले जाएंगे, Na+ है तो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे, मतलब कैथोड के पास जाएंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। लेकिन सर रेजिस्टेंस कैसे आ रहा है? क्या Na+ आयन चाहता है कि उसका Cl- आयन भग जाए? ना। क्या Cl- आयन चाहता है उसका Na+ आयन भग जाए? ना। मतलब ये एक दूसरे को अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं सर। यही अट्रैक्शन फोर्स जो है रेजिस्टेंस पैदा करता है। ये Na+ आयन रोकता है कि मत जाओ, कहां? एनोड के पास। Cl- आयन भी रोकता है Na+ आयन को कि तुम मत जाओ, कहां? कैथोड के पास, लेकिन फिर भी ये जाते हैं। ठीक है, तो मेन कारण क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस का? सर अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। क्या हो गया बोलो? रीजन हो गया रेजिस्टेंस का। एक और रीजन है बेटा, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, अगर सॉल्यूशन में भीड़ भाड़ ज्यादा कर दो। सर सॉल्यूशन में भीड़ भाड़ ज्यादा होने का क्या मतलब होता है सर? अरे सर थिक सॉल्यूशन ले लो। थिक सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आया? अरे भैया ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट मिला दो, वैसे भी विस्कस हो जाएगा। थिक का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी विस्कोसिटी हाई है, और अगर विस्कोसिटी हाई है तो क्या आयंस आसानी से लहराते हुए मूव कर पाएंगे? अरे नहीं सर, जैसे ही लहराने की कोशिश करेंगे टकरा जाएंगे। इसका मतलब कि अगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी हाई है तो भी उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रो आयंस के फ्लो में दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सर जो रेजिस्टेंस का रीजन है वो सबसे पहला क्या है? अट्रैक्शन। लिखो रेजिस्टेंस occur due to what? Due to attraction between ions and viscosity of the liquid। जिस भी लिक्विड को आप लेके रखे हो उस लिक्विड की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ओके, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान से देखो, जल्दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर इधर है हमारा मेटेलिक कंडक्टर, सर इधर है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके सर, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर क्या होगा
अगर कितने पॉइंट हो गए थे सर, 4 हो गए थे, 5 पॉइंट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें मेटेलिक कंडक्टर का तो क्या होगा? अरे भैया अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बात किया कि रूम टेम्परेचर से हीट गेन करके, या रूम के टेम्परेचर से, हाँ भाई रूम के टेम्परेचर से हीट गेन करके आपके कर्नेल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दोगे और तेजी से वाइब्रेट करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और ज्यादा दिक्कत आएगी, मतलब सर रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सर टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटेलिक वायर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि कर्नेल का वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा और फ्रीक्वेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी सर। लेकिन इधर बोलिए सर, इधर तो चांदी हो गई। अरे कैसे चांदी हो गई सर? टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी जो Na+ आयन Cl- आयन को बोल रहा था नहीं जाओगे छोड़ करके, अट्रैक्शन लगा रहा था, टेम्परेचर दे दिया, आयंस को एनर्जी मिली सर, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। जो अभी रोक रहे थे एक दूसरे को, अब खुद एनर्जी पा करके भागना शुरू कर देंगे, और जल्दी जल्दी भागेंगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंचेंगे, और जल्दी इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंचेंगे तो करंट फ्लो स्मूथ होगा। इसका मतलब सर अगर यहां टेम्परेचर बढ़ाया तो आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड्स के पास आसानी से पहुंचेंगे, मतलब सर इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और कंडक्टिविटी भैया जी इंक्रीज हो जाएगी। 6 नंबर पॉइंट, अगर एक फैराडे लॉ होता है, ठीक है, फैराडे लॉ अभी तुम लोग नहीं जानते हो, इस चैप्टर के लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ एक्चुअल में फॉलो मेटेलिक कंडक्टर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फैराडे लॉ को फॉलो करते हैं। तो लिखो, डू नॉट, ये लिख लो बस। क्या होता है फैराडे लॉ, कैसा होता है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। अभी लिखे लो, डिफरेंस लिख रहे हैं तो लिख लो, डू नॉट फॉलो द फैराडे लॉ, और ये लोग फैराडे लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो द फैराडेज लॉ। डन, क्लियर है। 7th नंबर की बात करते हैं। अगर कोई बोले कि सर इन दोनों कंडक्टर में से अच्छा कंडक्टर कौन सा है, किसकी कैपेसिटी अच्छी है, काहे लिए? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में। तो सर साफ साफ समझ में आ रहा है, हम लोग तो ठहरे सेल्फिश आदमी, हम अपने घरों पे जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं समझ जाओ वो अभी तक का बेस्ट है। डन, अदरवाइज हम उसको भी चेंज करते। पहले वो बल्ब आता था, पीला पीला जलता था, नाइक्रोम वाला लगा था 100 वाट का, उसको रिप्लेस कर दिया तुम लोगों ने किससे? पहले CFL वगैरह से, फिर उसके बाद तुमने किससे रिप्लेस मार दिया? LEDs से। क्यों? क्योंकि LEDs की अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट हम उन्हीं को मान के चल रहे हैं, हमारे लिए सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं, ठीक है। तो वही हाल चाल है। इसका मतलब जो हम वायर यूज कर रहे हैं, जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अभी हमारे लिए क्या है, वो लोग सबसे बेस्ट है। कॉमन सेंस वाली बात है। और दूसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। दूसरी चीज, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, आसान रहता है। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तुम यूज करना चाहते हो अपने घर में, तो तुम्हारे घर में जो वायर्स हैं उसमें क्या भरना पड़ेगा, बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। फिर थोड़ी दिन बाद वो आयंस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, फिर भरो, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर भरो। और दूसरा चीज, इनका जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने का जो फिनोमिना होता है वो उतना अच्छा भी नहीं होता है। दूसरा चीज, इनकी हैंडलिंग भी टफ है, आए दिन इनको चेंज करना पड़ेगा। तो भैया ये हमारे पास क्या नहीं है, ठीक है, तो ये हम यूज नहीं करते। तो मतलब कि अगर बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी किसकी अच्छी है, बोलो? मेटालिक कंडक्टर की। तो कैपेसिटी इज हाई, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी क्या है, बोलो? कैपेसिटी इज लो टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डन। और यहां पे क्या है, बोलो? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
क्या है, हाई है, यहाँ पे लो है। डन। आई होप कि ये डिफरेंस क्लियर हुआ, तुमको पता चला कि एक्चुअल में हमारे पास जो कंडक्टर हैं वो दो तरीके से हैं, एक मेटेलिक, एक क्या है बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर 3 आयंस। मेटेलिक के अंदर कोई मास ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइटिक में मास ट्रांसफर होता है। मेटेलिक का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, यस और नो, क्यों? क्योंकि कर्नेल्स का वाइब्रेशन बढ़ता है। सर मेटेलिक में कोई मेटल ट्रांसफर, ये तो बोल दिया मैंने। इसके बाद सर मेटेलिक के अंदर कोई केमिकल चेंज भी नहीं आता अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन इधर सर मेटल ट्रांसफर भी होता है, केमिकल चेंज भी आता है, और इनमें रेजिस्टेंस जो आता है वो किसके कारण आता है बोलो, आयंस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के कारण। सर इस पे फैराडे लॉ नहीं लगता, सर इनमें फैराडे लॉ लगता है। सर इनकी कैपेसिटी कम ना अच्छा है। सर मेटेलिक कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़िया है, इसीलिए तो मेटेलिक वायर यूज करते हो। सर इनकी कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कम है। डन। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। डन, ठीक है। ये डिफरेंस जो है, जो मैंने लिखाया है, जो हमने पढ़ा है, ये आपके बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लीजिए, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, सारी चीजें हम जानते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म, इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से हमें ये चैप्टर पढ़ना आसान होगा। इन टर्म्स के बारे में जो मैं तुमको अभी बताने वाला हूं, इनके बारे में तुम लोगों ने वैसे भी फिजिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। हम लोग यहां पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या है टर्म? रेजिस्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं। हम लोग इस रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे आर से। क्या होता है ये? सर जब करंट फ्लो हो रही होती है तो उसकी रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन्हीं बाधाओं को बोला जाता है क्या? रेजिस्टेंस। क्यों आता है? सर मेटेलिक वायर में ये बाधा आती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये बाधा आती है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड के कारण। यस और नो बोलो। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया एक तरीके से? सर रेजिस्टेंस हो गया मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द करंट फ्लो। करंट फ्लो को जो अपोज कर रहे हैं, जितना भी अपोज हो रहा है, उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा बोलो? रेजिस्टेंस। तो लिखो मेजर ऑफ द opposition of the current flow क्या कहलाएगा बोलो? रेजिस्टेंस। जरा ये बताओ इसकी यूनिट क्या होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। कौन बोलो? ओम। ओके सर, रेजिस्टेंस की तो यूनिट हो गई ओम। जैसे ही रेजिस्टेंस होता है वैसा ही एक दूसरा टर्म भी होता है भैया जी, उसको क्या बोलते हैं? जरा ध्यान से देखो। इसको यहां से हटा दे रहा हूं, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कई सारी चीजें हैं उसके अंदर। आई होप कि तैयार हो तो लिखो। दूसरा टर्म है सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, या इसी को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? रो से। फिजिक्स के अंदर, किसके अंदर बोलो? फिजिक्स के अंदर आपको ये फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन ए, रोले बाई ए, क्या बोलते हैं उसको? रोले बाई ए, रो L अपॉन ए पढ़ाया गया है। क्या किया गया है सर? पढ़ाया गया है। सर लगे हाथ ये भी बता दो कि R क्या है? तो R तो है भैया जी रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। सर ए क्या है? सर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके सर, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? डोंट वरी, समझाते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, और
रो क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर ये तो वायर वायर क्यों बता रहे हो यार, फिजिक्स पढ़ा रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, ये हम फिजिक्स में जो पढ़े थे वो हम तुमको तुम्हारे दिमाग में भर दिए हैं। इसको हम यहां कैसे देखते हैं जरा ध्यान से देखो। ये है एक ठो स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल में तुमने क्या भर रखा है बोलो? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तुमने क्या लगाया है बोलो? इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगाए बोलो? इलेक्ट्रोड लगा दिए तुमने। एक मान लो ये इलेक्ट्रोड है, नो डाउट इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये सुनो, मान लो दो प्लेट है ऐसा समझो, ये एक इलेक्ट्रोड ऐसा, ये एक ये इलेक्ट्रोड मान लो, ये इतना मेरा हाथ, एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड, डन। यहां से समझ लो या फिर इससे समझ लो, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, मान लो ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, दोनों का एरिया लेंथ सब कुछ सेम है। हम कौन से एरिया की एक्चुअली में बात करते हैं सर? हम बात करते हैं ये वाला एरिया, जो ये वाला, समझ रहे हो, ये एरिया, ये ठीक है, इसको बोला जाता है। हमने बहुत पतली प्लेट ले रखी है, तो सर ये तो बहुत थिन होगा, ये बहुत थिन होगा तो सर यहां तो कुछ आएगा नहीं, जो रहेगा सर यही बस रहेगा, समझ रहे हो। बहुत पतली पन्नी ले लो भाई, मतलब बहुत थिन पन्नी ले लो, पन्नी जानते हो, पॉलीथीन, बहुत पतली पन्नी ले लो, तो क्या उसका कोई विड्थ होगा? मतलब सॉरी विड्थ बोल रहा हूं, थिकनेस होगी? सर कोई थिकनेस नहीं होगी, बस उसमें लेंथ होगी और विड्थ होगी, और ऐसा फ्लैट चपटा सा हमको दिखाई देगा। यस और नो बोलो। तो उसको, ये जो फ्लैट चपटा वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो जैसे इस वाले में सर ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। सर एक और प्लेट चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए हमको, एक इलेक्ट्रोड से हमारा काम नहीं होता। वेरी गुड, ये लो दूसरा इलेक्ट्रोड, रख लो, चलो एंजॉय। ये रहा दूसरा इलेक्ट्रोड। सर हमने स्विमिंग पूल के अंदर इनको डुबा रखा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डुबा रखा है। देन हमने क्या लगा दी? बैटरी। स्विच भी लगाएंगे, ऐसे काम नहीं होता, ठीक है, बाकी लगी जिम्मेदारी ठीक है। अब सुनो, इस का कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? मान लो ये वायर है, ठीक है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा ये वाला, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, जस्ट ये सर्कल, ये होता है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये पूरी वायर की लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ हो गई, और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वायर के केस में था, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, तो हम एरिया लेंगे इन इलेक्ट्रोड्स का, और इलेक्ट्रोड्स का ये वाला एरिया, डन। और नो डाउट इन दोनों को चिपका के तो रखोगे नहीं तो फिर सॉल्यूशन किस काम का? ऐसे ही करंट फ्लो हो जाती। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच सर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस भी होगा। यस सर होगा, क्यों नहीं होगा। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? एल। कब? इलेक्ट्रोलाइटिक, जब हम कंडक्टेंस की बात कर रहे होंगे, डन। या मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे, तो एरिया जो होगा, जो ये एरिया जो एक्चुअल में वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ दी वायर थी, यहाँ पे एक्चुअल में डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। तो सर यहां पे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखा जाए। सर यहां पे R क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डिप्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। मान लो कि नहीं भैया जी ने पूरा पार्ट डुबाया नहीं है, तो जितना पार्ट डूबा हुआ है उतने हिस्से का क्रॉस सेक्शन लेना, ठीक है। और एल क्या है? लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, एल। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो सर इस फॉर्मूले से रो इक्वल टू क्या बनेगा? मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए फिजिक्स ने हमको बता दिया था। सर यहां से रो इक्वल टू बन जाएगा आर ए अपॉन एल। कोई दिक्कत? नो सर। डन। तो ये हो गया आपका क्या? बोलो, यहां तक क्लियर हो जाता है हमारा क्या?
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते, रुक जाओ फिर हटाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, मान लो आपने जो इलेक्ट्रोड लिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड है 1 सेंटीमीटर। सर वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, और एरिया की जगह रखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1, लेंथ की जगह रखोगे 1 सेंटीमीटर। सर ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिखा जा सकता है 1 ml या 1 cc। ओके ठीक है, तो क्या करना है सर, ये दुनियादारी क्यों करवा रहे हो? डेफिनेशन बनानी है कि नहीं बनानी है? ध्यान से देखो सर, अगर एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया की और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर हो, दोनों की वैल्यू यहां पुट करो, तो सर रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। जब ये वैल्यू इस पे रख दोगे तो रो इक्वल टू आर आ गया। सर रेजिस्टेंस तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, या बोल सकते हो सर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी के बराबर हो गया। क्या ये हमेशा होगा? अरे नहीं, ये हमेशा नहीं होगा। तो कब होगा? सर ये तभी होगा जब खुदा चाहेगा। समझ रहे हो? अरे नहीं भाई, ये तब होगा जब तुम चाहोगे दुष्टों। कैसे होगा? अगर एरिया तुमने इलेक्ट्रोड का ले लिया 1 सेंटीमीटर और लेंथ ले लिया दोनों के बीच, सॉरी एरिया लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक रो विल बी, सॉरी रो मस्ट बी इक्वल टू, बोलो क्या? रेजिस्टेंस। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है सर वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा कब? जब आप एरिया लोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ लोगे 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर हम वॉल्यूम ले लें किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml या फिर 1 cc वॉल्यूम ले लें, तो वो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जितना भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट एक्चुअल में क्या कर रहा होगा बच्चों? रेजिस्टेंस लगाया नहीं लगाएगा? अरे ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो रेजिस्टेंस लगा ही रहा है। यहाँ पे इतना सारा वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट, इतना सारा वॉल्यूम रेजिस्टेंस लगा रहा है। अगर आपने उसका 1 ml लिया तो 1 ml का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अरे सर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को ही तो क्या बोलोगे आप? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर सुनो। आपने एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड लिया 1 सेंटीमीटर, तो सर वॉल्यूम आ गया 1 क्या आया? सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml या 1 cc। इसका मतलब कि सर जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट होगा उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू लगने वाला जो रेजिस्टेंस होगा सर वो जस्ट इक्वल होगा किसके? उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। यस और नो? तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। सर कहां लिख दिया जाए? सर इधर वाला पोर्शन हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर द रेजिस्टेंस which is applied by the 1 ml of electrolyte is known as what? Specific resistance. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? बोलो। ये हो गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट जरा ध्यान से देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टर्म, 2 टर्म और बचे हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा इतना पढ़ना तुम्हारे लिए एक साथ। जरा ध्यान से देखो, 2 टर्म और हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या है? कंडक्टेंस। क्या है बोलो? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से। ये क्या होता है सर? सर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को मतलब रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या बोलते हैं, बोलो, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, बोलो, कंडक्टेंस। जी से डिनोट किया है, मतलब जी इक्वल टू सर 1/r होगा, नो डाउट सर, होगा। यूनिट क्या बनेगी सर, जी की यूनिट बनेगी 1/ओम। 1/ओम को लिखा जा सकता है ओम इनवर्स। सर ओम इनवर्स को बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं, बोलो, महो, या फिर इसी को साइमन भी बोलते हैं। डन। तो एस से भी डिनोट किया जाता है। तो ये सारी यूनिट होगी किसकी, बोलो, कंडक्टेंस की। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, वैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वेरी गुड, स्मार्ट हो। चलो तो वो अब देखते हैं। अब बारी है स्पेसिफिक, किसकी बारी है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जरा ध्यान से देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। कटप्पा से नहीं बोला है, कप्पा से बोला है। वेरी गुड, कटप्पा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के बाद से हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलेंगे कटप्पा। डन। तो कप्पा इक्वल टू कटप्पा मान के चलो हम लोग। तो कप्पा इक्वल टू, या इसको के डबल पी है, ठीक है, कप्पा बोलते हैं। डन, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कटप्पा इक्वल टू क्या होता है, तो कटप्पा इक्वल टू होता है बेटा जी 1/, ध्यान से समझना, 1/, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर 1/रो को बोल देंगे कटप्पा, यस और नो, बोलो। तो यहां से 1/रो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, रो की वैल्यू डाल दो। 1/रो की वैल्यू क्या थी सर, रो इक्वल टू था RA/L, याद आया, यस सर। तो रख दो RA और L चला जाएगा ऊपर, ठीक है सर। ये बन गया क्या, कटप्पा इक्वल टू 1/RA। जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या देखा था, ए क्या था, ए था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड जो कि डूबा हुआ है, उस पार्ट का केवल लेना है। और एल था इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस, यस और नो। सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कोई एक सेल एक बार बना दिया है तो क्या बार बार उसका इलेक्ट्रोड हिलाओगे जाके वहां, आम का पेड़ थोड़ी है कि आम गिरा लोगे हिला करके। सर बैटरी को हिला दिए तो चलने लग गया, हाँ। एक बार अगर आपने सेल बना दिया है तो मतलब कि इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो चुका है और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपने ले लिया है वो भी फिक्स हो चुका है। इसका मतलब सर किसी भी सेल में उसका इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और उसके एरिया कांस्टेंट होता है। मतलब कि एक बार अगर सेल बन चुका है तो L/A की वैल्यू कांस्टेंट होगी और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं जी स्टार से। किससे बोलते हैं, जी स्टार से। सर ये जी स्टार क्या है, कोई स्टार है क्या, अरे नहीं, ये फर्जी आदमी है। नाम क्या है इसका सर वो बता दो। तो सर इसका नाम है सेल कोफिशिएंट। क्या नाम है बोलो, सेल कोफिशिएंट। सर ये तो सेल कोफिशिएंट है और एक बार सेल बन जाने के बाद ये हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कोई बात नहीं, जरा ध्यान से देखो। सर कटप्पा इक्वल टू जो है 1/R इंटू L/A लिख सकता हूं मैं, यस और नो। सर इसको हमने कहीं देखा है, सर हम जानते हैं इसको, अरे ये तो यही है, सेल कोफिशिएंट है ये। सर हम भी इसको देखे हैं कहीं ना कहीं, सर ये तो कंडक्टेंस है। तो कोई बात नहीं, क्यों ना कटप्पा का हुलिया चेंज कर दिया जाए, ड्रेसअप कर देते हैं उनको एकदम तगड़ा वाला। सर कटप्पा इक्वल टू बन गया क्या, G इंटू जी स्टार। क्या बोलते हो। तो फाइनली स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया G इंटू जी स्टार। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम क्वेश्चन को इसी की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब आ जाता है। देखो रेजिस्टेंस भी आ जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आ जाता है कटप्पा के अंदर, ठीक है। देखो कटप्पा के अंदर देखो रेजिस्टेंस भी आ रहा है, कटप्पा के अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, कटप्पा के अंदर सेल कोफिशिएंट भी आ रहा है और कटप्पा के अंदर कंडक्टेंस भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये सर वो चीज है जिसके थ्रू अभी हमने जो 3 टर्म्स और इसके पहले पढ़े वो सब कुछ मिला जुला करके ये बना हुआ है। तो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट जाता है, आई होप आप समझ चुके हो। डन, ओके। एक बार इसकी यूनिट की और बात कर लेते हैं, फिर छुट्टी। यूनिट की बात करें तो सर कटप्पा की यूनिट क्या बनेगी, सर कप्पा की यूनिट जो होगी L/R इंटू ए है। L की यूनिट होती है सर सेंटीमीटर, हम रखते हैं
आर की ओम रखेंगे, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया तो कटप्पा इक्वल टू आ गया सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सर ओम इनवर्स को तो हम लोग महो भी बोलते हैं, मतलब महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ओम इनवर्स को हम लोग साइमन भी बोलते हैं, साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारी यूनिट हो गई। कोई आके तुमसे मुंह उठा के ये पूछे कि सर एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट में क्या करना है? सर एसआई यूनिट में आना है, सेंटीमीटर की जगह मीटर लगा दो, ये बन जाएगी उसकी एसआई यूनिट। डन, ये हो जाएगी उसकी एसआई यूनिट। आई होप कि यहां तक क्लियर है। आप प्लीज इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो भी सीखे हैं आज, एक दो टर्म और हैं छोटे छोटे से, उनको पढ़ने के बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। डन, तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, और प्लीज अगर यहां से नॉलेज मिल रहा है आपको और आपको अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, हमारा एफबी पे भी पेज है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप प्लीज वहां ज्वाइन करिए। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं कुछ वहां पे भी आती रहती हैं, आपको अपडेट मिलता रहेगा। प्लीज ज्वाइन करें और एंजॉय करें, टेंशन ना लें, आराम से पढ़ें। ओके, बाय बाय।